हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रेजी जीके ट्रिक। दोस्तों, एनटीपीसी एग्जाम को ध्यान में रखते हुए जीएस की हमारी वीडियो मॉक टेस्ट सीरीज चल रही है और आज के वीडियो में हम 16वां मॉक टेस्ट लगाने वाले हैं। बहुत ही अच्छे लेवल का मॉक टेस्ट क्रिएट करा आपके लिए। फ्रेंड्स, अगर आप इस मॉक टेस्ट के अंदर 30+ स्कोर करते हो, विच मीन्स आपका सिलेक्शन कोई भी नहीं रोक सकता। 101% में लिख के दे सकता हूँ कि CBT 1 आपका क्लियर होगा, बट शर्त है कि इस मॉक टेस्ट के अंदर आपको 30+ स्कोर करना है। देखो, 20 वीडियो की हमारी ये सीरीज है। 20 मॉक टेस्ट लगाएंगे हम एग्जाम से पहले। डेली सुबह 7:30 बजे एग्जाम तक हम ये मॉक टेस्ट लगाने वाले हैं। आपको एक भी मॉक टेस्ट स्किप नहीं करना है। हर एक मॉक टेस्ट आपको अपनी गलती बताएगा। सेल्फ एनालिसिस के थ्रू आप अपने स्कोर को लगभग 25 से 30% यहाँ पर बढ़ा सकते हैं। जो भी स्टूडेंट लास्ट तक टिकेगा, मतलब लास्ट मॉक टेस्ट तक मेरे साथ जाएगा, 100% वो एग्जाम को क्रैक करेगा। इससे पहले हम 15 मॉक टेस्ट कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपने वो मॉक टेस्ट नहीं लगाए तो आप प्लेलिस्ट को फॉलो कर लीजिए, वहाँ से आप प्रीवियस मॉक टेस्ट को भी लगा सकते हैं। लास्ट में टेस्ट लगाने के बाद आपका स्कोर क्या रहता है वो कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताइएगा। अच्छा, लेक्चर स्टार्ट करें उससे पहले कुछ ज़रूरी इंस्ट्रक्शन है इस टेस्ट को लगाने के लिए। पहले एक बार जल्दी से हम वो कवर कर लेते हैं, फिर हम टेस्ट की तरफ चलेंगे। पहला, सीरियस बनो। बिस्तर पर लेटे हो तो उठ जाओ। हमको बैठना है टेबल कुर्सी पर, ठीक है। कोई भी टाइम पास वीडियो नहीं होगा। तुम्हारा रियल प्रैक्टिस टेस्ट है, क्योंकि जिस तरीके से तुम प्रैक्टिस करोगे उसी तरीके से पेपर में परफॉर्मेंस होने वाली है। तो पहला चीज़ समझ में आ गया, हमको बिस्तर पर लेटे लेटे वीडियो नहीं देखना है। टेबल कुर्सी पकड़ लो, टेबल कुर्सी पर बैठकर हमको ये वीडियो कंप्लीट करना है, ये टेस्ट लगाना है। दूसरा रूल ये है कि 1 से 40 तक कॉपी के अंदर एक नंबरिंग कर लो। जो भी आपका क्वेश्चन सही हो रहा है या गलत हो रहा है, आपको यहाँ पर टिक करते हुए चलना है। पहला क्वेश्चन अगर सही होता है तो टिक कर दीजिएगा, दूसरा क्वेश्चन गलत हो रहा है तो गलत करना है, तीसरा क्वेश्चन सही हो रहा है तो सही करना है टिक हमको, ठीक है। लास्ट में हम पूरा स्कोर देखेंगे हमारा कि हम कितना स्कोर कर पा रहे हैं। इसमें मैंने कुछ आपके लिए टारगेट भी रखा है। अगर आप 30+ स्कोर कर लेते हो, विच मीन्स NTPC CBT 1 आपका लगभग निकल ही गया है। अगर आपका स्कोर 25 से 30 के बीच में है तो आप बाउंड्री लाइन पर हो। थोड़ी सी मेहनत की आपको ज़रूरत है, तो जो गलती हो रही है उसको पहचानो और प्रैक्टिस करो। और 25 से अगर कम स्कोर आ रहा है आपका तो घबराना नहीं है, अभी भी समय है। अच्छे से रिवीजन करो। जो मैंने आपको 10,000 NTPC के 1 लाइनर दिए हैं उनको पढ़ो। यूट्यूब के ऊपर जो मेरी GS की मास्टर सीरीज चल रही है NTPC की, उसको फॉलो करो। आपका स्कोर 30+ हो जाएगा। तीसरा रूल है, एक बार में आपको पूरा टेस्ट लगाना है। टुकड़ों टुकड़ों में मत बांट देना इसको कि 10 क्वेश्चन तो हमने सुबह लगा लिए, 15 क्वेश्चन शाम को लगा लिए, तो ऐसे नहीं चलेगा। जैसा एग्जाम हॉल में बैठते हो ना, वैसे ही पूरा मॉक टेस्ट लगाना है, एक बार में, बिना रुके, बिना डिस्ट्रैक्शन के साथ में। क्लियर? चौथा रूल है, आखिरी रूल, मैं हर एक क्वेश्चन को क्लियर पढ़ूंगा ऑप्शन के साथ में, फिर आपको 5 सेकेंड मिलेंगे। 5 सेकेंड में आपको अपना फाइनल आंसर डिसाइड करना है। उसके बाद में मैं आपको करेक्ट आंसर बताऊंगा इन शॉर्ट एक्सप्लेनेशन। इस तरीके से न सिर्फ प्रैक्टिस होगी बल्कि हर सवाल के पीछे का आपको कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। क्लियर हो गया फ्रेंड्स? स्टार्ट करने से पहले एक और चीज़, अगर इस पूरे टेस्ट का आपको बाद में प्रैक्टिस करना है तो जो 10,000 1 लाइनर मैंने GS के दिए हैं आपको NTPC के लिए, 29 रुपीज़ का पैकेज है वो। इसी पैकेज में ये 20 वीडियो टेस्ट आपको मिल जाएंगे। वहाँ पर भी आप इस टेस्ट के प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर अभी भी आपने 29 रुपीज़ वाला अगर वो GS का पैकेज नहीं लिया है 10,000 1 लाइनर का, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा है, कमेंट बॉक्स में भी लिंक दे रखा है, वहाँ पर क्लिक कर आप ले सकते हैं। इसके अलावा क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन डाउनलोड करोगे तो फाउंडेशन कोर्स का ऑप्शन दिखेगा। इसमें कोर्स बाय अक्षय सर वाला फोल्डर है, इसमें जाओगे, वहाँ से आप एनरोल कर सकते हो, ठीक है। तो ये कुछ ज़रूरी इन्फॉर्मेशन थी स्टार्ट करने से पहले। अब हम टेस्ट की तरफ जा रहे हैं, तो रेडी हो जाइए, शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, किस अधिनियम द्वारा भारतीयों की शिक्षा पर प्रति वर्ष 1 लाख रुपए खर्च करने का प्रावधान किया गया था? चार्टर अधिनियम 1813, चार्टर अधिनियम 1833, चार्टर अधिनियम 1853 या चार्टर अधिनियम 1873? तो करेक्ट आंसर है इसका 1813। चार्टर एक्ट 1813 में पहली बार यह तय किया गया था कि ब्रिटिश गवर्नमेंट हर साल 1 लाख रुपए इंडियन एजुकेशन पर खर्च करेगी, लेकिन यह पैसा एक्चुअल में 1833 से पहले उपयोग में नहीं आया था। यहाँ पर ए आंसर सही होगा। IM का मतलब क्या होता है? इंस्टेंट मैकिंग, इंटरनल मैसेजिंग, इंस्टेंट मैसेजिंग या ऑल ऑफ द अबव? तो IM का फुल फॉर्म होता है इंस्टेंट मैसेजिंग। ये एक ऐसी टेक्निक है जो इंटरनेट के जरिए रियल टाइम टेक्स्ट मैसेजेस भेजने और पाने की सुविधा देती है, जैसे कि व्हाट्सएप, टेलीग्राम, मैसेंजर, ये सभी। तो इंस्टेंट मैसेजिंग सी आंसर करेक्ट होगा। रानी गेदिनल्यू को अंग्रेजों ने कितनी उम्र में गिरफ्तार किया था? 14, 15, 16 या 17 वर्ष?
तो रानी गेदिनलियू को 1932 में 16 साल की उम्र में ब्रिटिशर्स ने गिरफ्तार किया था। उन्होंने हेरका मूवमेंट की अगुवाई की थी, जो ब्रिटिश रूल और नागा संस्कृति को बचाने के लिए था। उन्हें लाइफ इम्प्रिजमेंट मिली और बाद में नेहरू ने उन्हें रानी ऑफ द नागास की उपाधि भी दी। तो 16 वर्ष की उम्र में ब्रिटिशर्स ने उन्हें गिरफ्तार किया था। सी आंसर। इनमें से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? विलियम वुड, पैथिक लॉरेंस, स्टेफर्ड क्रिप्स, एबी अलेक्जेंडर। तो कैबिनेट मिशन 1946 में भारत भेजा गया था। इसके 3 सदस्य थे, पैथिक लॉरेंस, स्टेफर्ड क्रिप्स और एबी अलेक्जेंडर। विलियम वुड जो है इसके सदस्य नहीं थे। ए आंसर। ख्याल गायन शैली के प्रतिपादक पंडित भीमसेन जोशी किस घराने से थे? आगरा घराने, बनारस घराने, किराना घराने या फिर ग्वालियर घराने। तो पंडित भीमसेन जोशी की बात करें तो ये किराना घराने से थे। किराना घराने की बात करें जो कि हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक का एक प्रमुख स्कूल है। उनकी सिंगिंग स्टाइल में राग विस्तार, स्वर की शुद्धता, ये सभी शामिल होती थी। उन्हें भारत रत्न 2008 में दिया गया था भीमसेन जोशी को। तो किस घराने से थे ये? किराना घराना। सी आंसर। अगला है, भारतीय संविधान में राज्य नीति निर्देशक तत्व किस देश से लिए गए थे? यूएसएसआर, यूएसए, आयरलैंड या चाइना। तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी मतलब राज्य के नीति निर्देशक तत्व भारतीय संविधान के पार्ट 4 में आते हैं। इनका उद्देश्य है सरकार को सोशल जस्टिस और वेलफेयर स्टेट की ओर प्रेरित करना। आर्टिकल 36 से 51 तक हमको डीपीएसपी देखने को मिलते हैं। इन प्रिंसिपल की प्रेरणा आयरिश संविधान से ली गई है। तो यहाँ पर सी आंसर सही होगा। यदि किसी नागरिक को गिरफ्तार कर जमानत नहीं दी जाती है तो संविधान का कौन सा अनुच्छेद सुरक्षा देता है? आर्टिकल 22, 23, 25 या 24। तो आर्टिकल 22 जो है ये गिरफ्तारी और नज़रबंदी मतलब डिटेंशन के मामले में सुरक्षा देता है। अरेस्ट का कारण तुरंत बताया जाना चाहिए, वकील से संपर्क करने का अधिकार देता है, 24 घंटे में मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना जरूरी होता है और इस आर्टिकल के तहत बिना न्यायिक आदेश के ज़्यादा समय तक हिरासत में नहीं रखा जा सकता। तो आर्टिकल 22 सुरक्षा प्रदान करता है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। 20वीं शताब्दी में भरतनाट्यम की प्रमुख प्रतिपादक कौन थी? निर्मला मेहता, टी बाला सरस्वती, विजयनी सतपथी या कुमुदनी लाखिया। तो टी बाला सरस्वती ने भरतनाट्यम को एक परफॉर्मिंग आर्ट के रूप में आम जनता और विश्व स्तर पर प्रसिद्ध किया है। टी बाला सरस्वती की बात करें तो उनका एक्सप्रेशन, रिदम और पारंपरिकता बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध था। उन्हें पद्म भूषण और संगीत नाट्य अकादमी फेलोशिप से भी सम्मानित किया गया है। तो टी बाला सरस्वती। निम्न में से कौन सी पर्वत श्रृंखलाएं तमिलनाडु में फैली हुई हैं? ऑप्शन है जवाड़ी, शेवराय, नल्लामलाई या फिर पालकोंडा। तो जवाड़ी हिल्स की बात करें और शेवराय हिल की बात करें तो ये तमिलनाडु में ईस्टर्न घाट का हिस्सा है। जवाड़ी हिल्स तमिलनाडु के वेल्लोर और तिरुवन्नामलाई जिलों में फैले हुए हैं। वहीं शेवराय हिल्स की बात करें तो तमिलनाडु के सेलम डिस्ट्रिक्ट में है। ये यरकोड हिल स्टेशन के लिए काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध हैं। दूसरी ओर अगर हम नल्लामलाई हिल्स की बात करें और पालकोंडा की बात करें तो मुख्य रूप से आंध्र प्रदेश में स्थित हैं, तमिलनाडु में नहीं आती है। तो यहाँ पर 1 और 2, तो ए आंसर सही होगा। 3 फरवरी 1925 को भारत में पहली बार इलेक्ट्रिक ट्रेन किन 2 स्टेशनों के बीच चली? दिल्ली और आगरा, चेन्नई और बेंगलोर, हावड़ा और रानीगंज या बॉम्बे वीटी और कुर्ला हार्बर। तो थोड़ा सा हमको क्वेश्चन ध्यान से भी पढ़ना है। पहली इलेक्ट्रिक ट्रेन की बात हो रही है, ठीक है। तो भारत की पहली इलेक्ट्रिक ट्रेन ने सफ़र शुरू किया था 3 फरवरी 1925 को। यह ट्रेन चली थी बॉम्बे वीटी, जो कि अब छत्रपति शिवाजी टर्मिनल है, वहां से कुर्ला हार्बर के बीच। तो यहां पर डी आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। वेयर इज द 8 डिग्री चैनल लोकेटेड? 8 डिग्री चैनल जो है वो कहां पर स्थित है? मालदीव और लक्षद्वीप के बीच, लिटिल अंडमान और कार निकोबार के बीच, मिनिकॉय और मालदीव के बीच या मिनिकॉय और लक्षद्वीप के बीच। तो 8 डिग्री चैनल एक समुद्री जल डमरू मध्य सी चैनल है जो कि मिनिकॉय द्वीप और मालदीव के बीच स्थित है। मिनिकॉय द्वीप लक्षद्वीप का एक हिस्सा है और मालदीव के बीच स्थित है 8 डिग्री चैनल। तो यहां पर सी आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला है, पौधों में बीमारियों का अध्ययन और वह तरीका जिससे पौधे
विरोध करते हैं या संक्रमण से सामना करते हैं क्या कहलाता है? पैथोलॉजी, फिजियोलॉजी, फाइटोपैथोलॉजी या फोटोमॉर्फिजेनिस? तो क्या कहलाता है? फाइटोपैथोलॉजी। फाइटोपैथोलॉजी दो शब्द से देखिए मिलकर बना हुआ है। एक तो फाइटो जिसका मतलब होता है पौधा और पैथोलॉजी मतलब होता है रोग विज्ञान। इसीलिए फाइटोपैथोलॉजी का मतलब होता है कि पौधे के रोगों का अध्ययन करना। इसमें देखा जाता है कि पौधे में कौन कौन से रोग होते हैं, फंगल, बैक्टीरियल, वायरल। पौधे इन रोगों से कैसे बचते हैं या लड़ते हैं। इसके अलावा कौन कौन से पर्यावरणीय कारण हैं जो संक्रमण में सहायक होते हैं एंड इनके इलाज और बचाव के उपाय क्या हैं। तो पौधों के रोगों का अध्ययन करना बेसिकली क्या कहलाता है? फाइटोपैथोलॉजी कहलाता है। सी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। जया, पद्मा और कृष्णा निम्नलिखित में से किस अनाज की उन्नत किस्में हैं? धान, गेहूं, जौ या मक्का? तो जया, पद्मा और कृष्णा ये सभी धान की उन्नत किस्में हैं। इन किस्मों को इस तरीके से विकसित किया गया है कि इनमें उच्च उत्पादन क्षमता होती है, हाई यील्ड पोटेंशियल होता है, ये बीमारियों और कीटों के प्रति अधिक प्रतिरोधी होती हैं, कुछ हद तक सूखा या अधिक पानी सह सकती हैं। इन किस्मों को भारतीय कृषि अनुसंधान संस्था जो है उसने विशेषतः ग्रीन रिवॉल्यूशन जो हरित क्रांति थी उसके दौर में विकसित किया था ताकि धान की पैदावार बढ़ाई जा सके। तो जया, पद्मा और कृष्णा जो है ये धान की उन्नत किस्में हैं। यहाँ पर धान बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है, भारतीय रेलवे के ट्रैक की चौड़ाई के आधार पर ब्रॉडगेज में रेलों के बीच की दूरी क्या होती है? 1.676 मीटर, 0.762 मीटर, 2 मीटर या 1 मीटर? तो ब्रॉडगेज भारतीय रेलवे में सबसे ज्यादा उपयोग होने वाला ट्रैक गेज है। इसमें दो पटरियों के बीच की चौड़ाई जो होती है वो 1.676 मीटर होती है, यानी 5 फीट 6 इंच होती हैं। इसका उपयोग इसलिए किया जाता है क्योंकि यह भारी लोड ले सकता है, तेज गति और ज़्यादा स्थिरता स्टेबिलिटी प्रदान करता है एंड लंबे डिस्टेंस की यात्रा के लिए उपयुक्त होता है। तो यहाँ पर ए आंसर 1.676 मीटर। अगला क्वेश्चन आता है, किस भारतीय संगीतकार को उनके एल्बम प्लेनेट ड्रम के लिए ग्रेमी पुरस्कार मिला था? जाकिर हुसैन, शिवमणि, दर्शन दोषी या त्रिलोक गुर्टू? तो जाकिर हुसैन जो है भारत के महान तबला वादक, उनको प्लेनेट ड्रम एल्बम के लिए ग्रेमी अवार्ड दिया गया था। प्लेनेट ड्रम एक वर्ल्ड म्यूजिक एल्बम है जिसमें दुनिया भर के आर्टिस्ट ने भाग लिया था। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, दिसंबर 2024 में उस्ताद जाकिर हुसैन जी का निधन भी हो गया था, तो उस नज़रिए से एग्जाम में ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। इनसे रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किस वाद्य यंत्र से संबंधित थे, तो तबला वादक थे, तो सभी को पता ही है। अच्छा, इनसे ये भी पूछा जा सकता है कि इनके पिता का नाम क्या है, तो उस्ताद अल्लाह रखा खां। इन्हें पद्म विभूषण कब दिया गया था या पद्म भूषण कब दिया गया था? तो 2002 में इन्हें पद्म भूषण दिया गया था, 2023 में इन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। ग्रेमी अवार्ड की बात करें तो 1992 में सबसे पहले इन्हें ग्रेमी अवार्ड दिया गया था। तो यहाँ पर ए आंसर सही होगा, जाकिर हुसैन। आगे बढ़ते हैं। मलेरिया परजीवी तथा अमीबा को किस श्रेणी में रखा जाता है? प्रोटोजोआ, पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा या एनालिडा? तो मलेरिया परजीवी और अमीबा की बात करें तो दोनों को प्रोटोजोआ की श्रेणी में रखा जाता है। प्रोटोजोआ एक यूनिसेलुलर सूक्ष्मजीव होते हैं जो कि या तो स्वतंत्र रूप से रहते हैं या परजीवी बनकर किसी अन्य जीव के शरीर में रहते हैं। तो यहाँ पर प्रोटोजोआ करेक्ट होगा। प्लाज्मोडियम की बात करें, मलेरिया का कारण बनता है, यह एक परजीवी प्रोटोजोआ है। अमीबा की बात करें, एक स्वतंत्र रूप से रहने वाला प्रोटोजोआ है जो जल में पाया जाता है। क्लियर। अगला क्वेश्चन देखते हैं जो कि थोड़ा सा इंटरेस्टिंग भी है। निम्नलिखित शहरों को उनके उपाधियों से मिलान करना है। एक तरफ हमको दे रखा है सिटीज और दूसरी तरफ उनका टाइटल दे रखा है। चलिए एक एक करके सॉल्व करते हैं। भागलपुर की बात करें तो इसे सिल्क सिटी कहा जाता है। मालदा की बात करें तो आमों का शहर कहा जाता है इसे, मैंगो सिटी। नासिक की बात करें तो वाइन कैपिटल कहा जाता है। वाराणसी की बात करें तो धार्मिक राजधानी कहा जाता है, स्पिरिचुअल कैपिटल ऑफ इंडिया। तो सीक्वेंस क्या बना है यहाँ पर? 2, 4, 1 और 3, जो कि ए वाले ऑप्शन में दे रखा है। अगला लेते हैं क्वेश्चन। पश्चिम बंगाल की सीमा कितने देशों से मिलती है? 1, 2, 3 या 4? तो वेस्ट बंगाल जो है ये शेयर करता है इंटरनेशनल बॉर्डर
3 कंट्री से। कितनी? 3 कंट्री से। बांग्लादेश के साथ में सबसे लंबी सीमा शेयर करता है, फिर नेपाल और भूटान। उत्तर में छोटी सी सीमा नेपाल के साथ भी शेयर करता है एंड भूटान के साथ उत्तर दिशा में सीमा साझा करता है। तो कुल 3 देशों के साथ पश्चिम बंगाल जो है वो सीमा साझा करता है। अगला है, पौधों में लचीलेपन फ्लेक्सिबिलिटी के लिए कौन सा टिश्यू ऊतक जिम्मेदार होता है? मेरिस्टेमेटिक, स्क्लेरेनकाइमा, पेरेनकाइमा या कोलेनकाइमा? तो कोलेनकाइमा एक ऐसा प्लांट टिश्यू होता है जो पौधों में लचीलापन, फ्लेक्सिबिलिटी और सपोर्ट देता है। यह मुख्यतः नए प्लांट्स जो होते हैं यानी नई डंठल, पत्तियों के किनारे और फूलों के नीचे पाया जाता है। इसकी सेल वॉल अनइवन होती हैं, कहीं मोटी होती हैं, कहीं पतली होती हैं, जिससे यह झुकने और हिलने में मदद करता है। इसमें पेक्टिन नामक पदार्थ जमा होता है जो इसकी दीवारों को फ्लेक्सिबल बनाता है। इसको आप देखिए रियल लाइफ में अगर एग्जाम्पल के तौर पे समझोगे तो जब आप किसी धनिया, पालक या फूल के डंठल को मोड़ते हो और वो बिना टूटे मुड़ जाता है तो ये कोलेनकाइमा की वजह से होता है। समझ में आया? तो यहाँ पर क्या आंसर सही होगा? आंसर डी, कोलेनकाइमा करेक्ट होगा। ठीक है, किस ऊतक की वजह से लचीलापन, फ्लेक्सिबिलिटी देखने को मिलती है पौधे में? कोलेनकाइमा। अगला लेते हैं क्वेश्चन, मन्ना डे को किस वर्ष दादा साहब फाल्के पुरस्कार मिला था? तो मन्ना डे एक लेजेंडरी प्लेबैक सिंगर थे जिनकी आवाज में क्लासिकल बेस और इमोशनल डेप्थ दोनों थे। कई आइकॉनिक सॉन्ग्स उन्होंने गाए जैसे कि देशभक्ति से भरा हुआ ए मेरे प्यारे वतन, लगा चुनरी में दाग, ये सभी उनके कुछ इंपॉर्टेंट आइकॉनिक सॉन्ग्स हैं। उन्हें 2007 में दादा साहब फाल्के अवार्ड से सम्मानित किया गया था जो कि भारत का सबसे बड़ा फिल्मी सम्मान है। यहाँ पर 2007 सी आंसर करेक्ट होगा। यहाँ पर आगे बढ़ें, 20 सेकंड के अंदर जल्दी से मैं एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन आपको दे देता हूँ। लास्ट टाइम के लिए एनटीपीसी का कंप्लीट पैकेज हमने आपके लिए अवेलेबल करा दिया है। जीएस, मैथ्स एंड रीजनिंग तीनों की यहाँ पर आपको ई बुक मिल जाएगी इस पैकेज के अंदर। मैथ्स के टॉपिक वाइज आपको यहाँ पर ई बुक मिल जाएगी विद सॉल्यूशन के साथ में, ऐसे रीजनिंग की भी मिल जाएगी एंड जीएस के आपको यहाँ पर लास्ट टाइम रिवीजन के लिए 1 लाइनर दिए गए हैं। तो 64 रुपीज़ का पैकेज है मात्र, ये आप ले सकते हैं इसको। डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में लिंक दे रखा है। इसके अलावा क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन में जाएंगे, फाउंडेशन कोर्स में कोर्स बाय अक्षय सर वाला फोल्डर दिखेगा, इसमें जाएंगे तो ये पैकेज आपको मिल जाएगा। इसमें डेली एक मॉक टेस्ट भी हम आपके लिए अवेलेबल करा रहे हैं जिससे कि आप सेल्फ एनालिसिस कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी। चलिए अगला है, निम्नलिखित में से कौन गंगा की बाईं सहायक नदी है, लेफ्ट ट्रिब्यूटरी है? ऑप्शन है यमुना, रामगंगा, कोसी और सोन। तो गंगा नदी की लेफ्ट ट्रिब्यूटरीज की बात करें तो वो जो कि उत्तर या फिर उत्तर पूर्व दिशा से आकर गंगा में मिलती हैं। बाईं ओर की सहायक नदी देखना है हमको, लेफ्ट ट्रिब्यूटरीज देखना है। तो रामगंगा नदी जो है ये उत्तराखंड से निकलकर बाईं ओर से गंगा में मिलती हैं, तो रामगंगा नदी हो गई। कोसी नदी की बात करें तो कोसी नदी नेपाल से आती है और बिहार में बाईं ओर से गंगा में मिलती हैं। इसे बिहार का शोक भी कहा जाता है। जबकि अगर दाएं सहायक नदियों की बात करें, राइट ट्रिब्यूटरीज की बात करें तो यमुना और सोन है। तो हमको क्लियर समझ में आ रहा है, रामगंगा और कोसी 2 और 3, बी आंसर करेक्ट होगा। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में जनसंख्या के अनुपात में जनजातीय जनसंख्या सबसे अधिक है? अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम या मेघालय? तो 2011 की जनगणना की बात करें उसके अनुसार मिजोरम की करीब 94.4% आबादी शेड्यूल्ड ट्राइब्स, अनुसूचित जनजातियों से संबंधित हैं। हालांकि मेघालय में भी ट्राइबल पॉपुलेशन बहुत अधिक है, लगभग 86% के आसपास, लेकिन मिजोरम इस मामले में शीर्ष पर है। तो मिजोरम सी आंसर। तानसेन जो अकबर के नवरत्न में से एक थे, किस वाद्य यंत्र में निपुण थे? नगाड़ा, वीणा, सारंगी या रबाब? तो तानसेन जिन्हें भारतीय शास्त्रीय संगीत का पाइनियर मतलब अग्रदूत माना जाता है, रबाब में निपुण थे। रबाब एक स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट होता है जिसे हाथ से बजाया जाता है। इसकी आवाज़ मधुर और गंभीर होती है। तानसेन की सिंगिंग और इंस्ट्रूमेंटल स्किल ने भारतीय संगीत को नई ऊंचाई दी है। तो रबाब डी आंसर। स्तनधारियों के यकृत में, लीवर में निम्नलिखित में से कौन सी कोशिकाएं पाई जाती हैं? पुरकिंजे कोशिकाएं, माइक्रोग्लियल कोशिकाएं, कुफर कोशिकाएं और संवेदी कोशिकाएं, सेंसरी सेल्स। तो कुफफर कोशिकाएं स्तनधारी जीवों के लीवर में पाई जाती हैं। ये माइक्रोफेज रोगाणु खाने वाली कोशिकाएं होती हैं। इनका काम होता है डेड आरबीसीज को हटाना, बैक्टीरिया को नष्ट करना और लीवर को साफ रखना। ये इम्यून सिस्टम का हिस्सा होती हैं। तो सी आंसर।
अगला है लाइप्जिग की लड़ाई कब लड़ी गई थी? 1812, 1813, 1814 या 1815? तो लाइप्जिग युद्ध, जिसे बैटल ऑफ नेशंस भी कहा जाता है, अक्टूबर 1813 में लड़ा गया था। यह युद्ध नेपोलियन बोनापार्ट और छठे गठबंधन रूस, ऑस्ट्रिया, प्रशिया, स्वीडन इनके बीच हुआ था। यह इतिहास का सबसे बड़ा युद्ध माना जाता है जिसमें नेपोलियन की हार हुई थी। इसके बाद उन्हें अल्बा आइलैंड पर निर्वासित किया गया। उनका अंतिम युद्ध बैटल ऑफ वाटरलू था 1815 का। यहाँ पर 1813 करेक्ट होगा। नेक्स्ट है समुद्री द्विपक्षीय अभ्यास इंद्र 2025 का 14वां संस्करण किसके बीच आयोजित किया गया? भारत और जापान, भारत और फ्रांस, भारत और रूस या भारत और अमेरिका के बीच? तो इंद्र एक भारत और रूस के बीच आयोजित होने वाला द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास है, मिलिट्री एक्सरसाइज है। इसमें थल, जल और वायु तीनों डोमेन में संयुक्त अभ्यास किया जाता है। इंद्र 2025 का 14वां संस्करण विशेष रूप से समुद्री क्षेत्र में आयोजित हुआ था। तो भारत और रशिया। हाल ही में IWLF एथलीट्स कमीशन का अध्यक्ष किसे चुना गया है? संजीता चानू, पूनम यादव, कुमुकचम संध्या या मीराबाई चानू? तो IWLF इंडियन वेटलिफ्टिंग फेडरेशन ने हाल ही में अपना एथलीट कमीशन गठित किया है। इसमें मीराबाई चानू को अध्यक्ष नियुक्त किया गया। मीराबाई चानू ने टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत के लिए सिल्वर मेडल जीता था। वो भारत की सबसे सफल और प्रेरणादायक वेटलिफ्टर में से एक हैं। तो मीराबाई चानू डी आंसर। कॉलम ए को कॉलम बी के साथ सुमेलित करें। कॉलम ए में कोशिकांग मतलब ऑर्गेनल्स दे रखे हैं और कॉलम बी में उनका काम दे रखा है। चलिए मैच करते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया की बात हो रही है। तो माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी बनाने वाली संरचना है। इसे पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहा जाता है। तो पहले का हो जाएगा डी। राइबोसोम प्रोटीन निर्माण में मदद करता है। तो दूसरे का हो जाएगा ए। केंद्रक की बात करें, कोशिका का नियंत्रण केंद्र होता है जहां पर डीएनए होता है। तो तीसरे का हो गया बी। एंड लाइसोसोम कोशिका के बेकार पदार्थों को पचाता है। तो चौथे का हो गया सी। तो कॉम्बिनेशन क्या बना? डी, ए, बी और सी, जो कि डी वाला ऑप्शन में दे रखा है। नेक्स्ट लेते हैं। हाल ही में भारत सरकार द्वारा शुरू की गई इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग स्कीम ECMS के लिए कितना बजट आवंटित किया गया है? 15,000 करोड़, 18,500 करोड़, 22,919 करोड़ या 25,000 करोड़? तो भारत सरकार ने अप्रैल 2025 में ECMS इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स मैन्युफैक्चरिंग स्कीम की शुरुआत की। इस योजना का बजट 22,919 करोड़ रखा गया है। इसका एम क्या है? देश में इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स का उत्पादन करना, इसके अलावा मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत को बढ़ावा देना। तो यहाँ पर सी आंसर करेक्ट होगा, 22,919 करोड़। भारत का पहला हाई एल्टीट्यूड क्लाइमेट रिसर्च स्टेशन का उद्घाटन कहाँ पर किया गया? शिलोंग मेघालय, कुल्लू हिमाचल प्रदेश, नत्था टॉप जम्मू और कश्मीर या पिथौरागढ़ उत्तराखंड? तो भारत का पहला हाई एल्टीट्यूड क्लाइमेट रिसर्च स्टेशन हाल ही में नाथा टॉप जम्मू कश्मीर में स्थापित किया गया। 8 अप्रैल 2025 को इसका उद्घाटन हुआ था। किस उद्देश्य से? उच्च हिमालयी क्षेत्र की जलवायु निगरानी करना, एंड ग्लेशियर और पर्यावरणीय बदलाव का अध्ययन करना। तो भारत का पहला हाई एल्टीट्यूड क्लाइमेट रिसर्च स्टेशन कहां पर उद्घाटन हुआ इसका? नाथा टॉप जम्मू कश्मीर। अगला क्वेश्चन लेते हैं। ग्लोबल टेक्नोलॉजी समिट GTS 2025 के 90वें संस्करण का आयोजन कहां पर किया गया और इसकी थीम क्या है? तो GTS 2025 का 9वां संस्करण अप्रैल 2025 को न्यू दिल्ली में आयोजित किया गया। इसका आयोजन मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर के द्वारा किया गया। इस समिट की थीम थी पॉसिबिलिटीज, संभावना, यानी दुनिया में तकनीकी संभावना पर फोकस और सहयोग के नए रास्ते। तो नई दिल्ली, संभावना, पॉसिबिलिटीज, सी आंसर करेक्ट होगा। वह कौन सा उपकरण है जो वर्षा का पता लगाने, उसकी गति और तीव्रता का निर्धारण करने और वर्षा, बर्फ या ओले जैसे वर्षा प्रकारों की पहचान करने के लिए विद्युत चुंबकीय ऊर्जा के स्पंदनों को वायुमंडल में भेजता है? बैरोमीटर, स्पेक्ट्रस पायरोनोमीटर, 2D सोनिक एनीमोमीटर या डॉपलर मौसम रडार? तो कौन सा उपकरण है? डॉपलर वेदर रडार। डॉपलर वेदर रडार वायुमंडल में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्सेस भेजता है। ये बारिश, बर्फ या ओलों से टकराकर वापस लौटती हैं, जिससे वर्षा की स्थिति, गति और प्रकार का पता चलता है। ये उपकरण डॉपलर इफेक्ट पर आधारित होता है। अगर हम बाकी की बात करेंगे, बैरोमीटर तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर मापता है,
पायरोनोमीटर सोलर रेडिएशन मापता है, एनीमोमीटर हवा की स्पीड और डायरेक्शन। तो डी आंसर डॉपलर मौसम रडार बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला है पद्मश्री विजेता दारीपल्ली रामैया जिनका हाल ही में निधन हुआ किस क्षेत्र से संबंधित है? मेडिसिन, आर्ट, एजुकेशन या एनवायरमेंटल कंजर्वेशन? दारीपल्ली रामैया को ट्री मैन ऑफ तेलंगाना भी कहा जाता है। उन्होंने जीवन भर 10 लाख से अधिक पेड़ लगाने का संकल्प लिया था। हमेशा बीजों की थैली और साइकिल साथ रखते थे। 2017 में उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। उनका योगदान पर्यावरण संरक्षण में एक मिसाल है। एनवायरमेंटल कंजर्वेशन, डी आंसर। येलो सी जिसे नॉर्थ सी भी कहा जाता है किसके बीच स्थित है? चीन और जापान, चीन और कोरियाई प्रायद्वीप, जापान और फिलीपींस या कोरिया और वियतनाम? तो येलो सी चीन और कोरियाई प्रायद्वीप के बीच स्थित है। इसे कभी कभी नॉर्थ सी भी कहा जाता है। ये ईस्ट चाइना सी का हिस्सा है। यह समुद्री क्षेत्र व्यापार, मत्स्य पालन और रणनीतिक दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो बी आंसर। दूरी की इकाई निम्नलिखित में से कौन सी है? न्यूटन, वॉट, प्रकाश वर्ष या जूल? तो लाइट ईयर जो है प्रकाश वर्ष, ये दूरी की एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है। ये वो दूरी है जो प्रकाश एक साल में निर्यात में तय करता है। 1 लाइट ईयर इक्वल टू कितना होता है? 9.46 इंटू 10⁻12 किलोमीटर। इस यूनिट का जो उपयोग होता है वो खगोलीय दूरी जैसे कि तारों और गैलेक्सी के बीच की दूरी मापने में होता है। इसके अलावा अगर हम न्यूटन की बात करें तो बल की इकाई है, वॉट की बात करें तो पावर शक्ति की इकाई है, जूल की बात करें तो एनर्जी की इकाई है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। गोल्ड मर्करी अवार्ड 2025 शांति और वैश्विक नेतृत्व के लिए किसे दिया गया? एंटोनियो गुटेरेस, दलाई लामा, पॉप फ्रांसिस या बिल गेट्स? तो दलाई लामा को गोल्ड मर्करी अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया है। उन्हें यह सम्मान पीस, दया भाव, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन इन क्षेत्र में आजीवन योगदान के लिए दिया गया है। ये अवार्ड उन्हें 31 मार्च 2025 को धर्मशाला में उनके निवास स्थान पर प्रदान किया गया। तो दलाई लामा। हाल ही में चर्चा में रही डीप सीक एआई कंपनी की स्थापना किसने की है? जैकमा, पनिल झाओ, लियांग वेनफेंग या झोउ शाओपिंग? तो लियांग वेनफेन एक प्रमुख चीनी उद्यमी है, एंटरप्रेन्योर है। उन्होंने 2023 में डीप सीक एआई की स्थापना की थी। डीप सीक एआई कंपनी लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स विकसित करने में अग्रणी बन चुकी है। हाल ही में अभी डीप सीक जीपीटी मॉडल ने चीनी एआई इंडस्ट्री में तेजी से अपनी पहचान बनाई है और काफ़ी ज़्यादा अभी सुर्खियां भी बटोरी है। ध्यान रखिएगा, लियांग वेनफेंग करेक्ट आंसर है। फरवरी 2025 में प्रकाशित द न्यू आइकन सावरकर एंड द फैक्ट्स पुस्तक के लेखक कौन है? अरुण शौरी, नरेंद्र मोदी, के अजीज या सुधीर चौधरी? तो कौन है इस पुस्तक के लेखक? अरुण शौरी। यह पुस्तक पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया द्वारा जनवरी 2025 में प्रकाशित की गई। इसमें वीर सावरकर के जीवन, उनके विचारों और उनके ऐतिहासिक योगदान का गहराई से विश्लेषण किया गया है। ये पुस्तक राष्ट्रवाद और हिंदुत्व पर नई सोच को उजागर करती है। तो अरुण शौरी ने लिखा है इस पुस्तक को। परमाणु क्रमांक को निरूपित करने के लिए हेनरी मोस्ले ने किस प्रतीक का उपयोग किया था? ऑप्शन है एम, यू, ए या फिर जेड? तो हेनरी मोस्ले ने 1913 में यह सिद्ध किया कि तत्वों की रासायनिक गुणधर्म जो है, केमिकल प्रॉपर्टीज, वो एटॉमिक नंबर पर आधारित होती हैं, परमाणु क्रमांक पर। परमाणु क्रमांक वह संख्या है जो न्यूक्लियस में प्रोटॉनों की संख्या को दर्शाता है। उन्होंने इसके लिए जो सिंबल यूज करा वो था जेड। किसका यूज किया? जेड का। जेड मतलब एटॉमिक नंबर। तो डी आंसर। सत्यशोधक समाज का मुख्य उद्देश्य क्या था और इसे किसने स्थापित किया था? सामाजिक सुधार ज्योतिबा फुले, धार्मिक सुधार राजा राम मोहन राय, शैक्षिक सुधार सर सैयद अहमद खां या राजनीतिक सुधार सुरेंद्र बनर्जी? तो सत्यशोधक समाज की स्थापना 1873 में ज्योतिबा फुले ने की थी। इसका उद्देश्य क्या था? सामाजिक समानता, जाति प्रथा और स्त्रियों और दलितों की शिक्षा को बढ़ावा देना। तो सामाजिक सुधार ज्योतिबा फुले, ए आंसर करेक्ट है। तो ये 40 क्वेश्चन हमारे यहाँ पर कंप्लीट होते हैं। आई होप आपने ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन बिल्कुल सही करे होंगे। जिन भी स्टूडेंट्स ने 1000 अगर वन लाइनर को ध्यान से पढ़ा होगा और जो भी मैंने क्वेश्चंस अभी यूट्यूब पे सॉल्व कराए मास्टर वीडियो सीरीज़ के अंतर्गत, उन्होंने सारे क्वेश्चन बड़ी आसानी से बना लिए होंगे। अब आपको करना ये है कि जो भी आपका स्कोर आया है उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। पता चलेगा इससे कि आपका स्कोर क्या चल रहा है
और अपने साथ ईमानदार रहिएगा। जो भी आपका फाइनल स्कोर है वही कमेंट करिएगा, जिससे आप नेक्स्ट टाइम अपने स्कोर को इम्प्रूव कर सके। अपनी गलती को पहचानो, एनालिसिस करो कि कौन सा पार्ट आपका वीक है, उसको रिवाइज करो एंड ये चीज़ें आपकी एग्ज़ाम में काम आएगी। आपके एग्ज़ाम के स्कोर को 25 से 30% बढ़ाएगी। एनटीपीसी को लेकर 20 वीडियो मॉक टेस्ट मैं आपके लिए लेकर आने वाला हूँ यूट्यूब पर। बेटर होगा कि आप अपनी प्रिपरेशन को अच्छा रखें। एनटीपीसी के लिए अगर जीएस को लेकर अगर आप प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं तो जीएस का मैंने बहुत अच्छा सॉल्यूशन बना रखा है आपके लिए। देखिए, आपके पास ऑप्शन अवेलेबल है। मैंने आपको जीएस के लिए फ्रेंड्स 10,000 वन लाइनर दे रखे हैं, उनको अच्छे से पढ़ लीजिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी है और ऐसे क्वेश्चन भी है जो एग्जाम के अंदर पूछे जा सकते हैं। बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से मैंने उसको आपके लिए प्लान कर रखा है। इसके अलावा जो हम ये 20 वीडियो मॉक टेस्ट लगाने वाले हैं, इनकी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये भी मैंने इसी पैकेज में, जो अपना 10,000 वन लाइनर वाला पैकेज है जीएस का, इसी में मॉक टेस्ट डाल दिए हैं। आप इसकी वहाँ पर प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। तो अलग से आपको कहीं पे भी जाने की ज़रूरत नहीं है। 10,000 जीएस के वन लाइनर वाला पैकेज ले लो। 29 रुपीज़ प्राइस है इसकी मात्र। प्रिंट आउट ले लेना, 30-40 रुपये में प्रिंट आउट निकल जाएगा आपका। अच्छे से रिवीजन करते रहो। कहाँ से लोगे आप ये? तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में लिंक दे रखा है, यहाँ से भी आप इस पैकेज को ले सकते हो। इसके अलावा क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन डाउनलोड करोगे, वहाँ पर फाउंडेशन कोर्स वाला एक फोल्डर है, जिसमें जाओगे तो कोर्स बाय अक्षय सर वाला फोल्डर दिखेगा, इसमें आपको मिल जाएगा। ऊपर ही ऊपर ऑप्शन दे रखा है, वहाँ पर आप क्लिक कर इसको एनरोल कर सकते हैं। तो आज के सेशन में फ्रेंड्स इतना ही। वीडियो अगर अच्छा लगा है, मेहनत अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, शेयर जरूर कर दीजिएगा एंड कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कराएं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन, बाय बाय।